नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मनविंदर जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों से भी निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहें। सर, चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत ने ये बता दिया है कि एससीओ में भारत की बल्ले-बल्ले है। इस पर भी बात होगी, लेकिन सर, मोदी की जापान यात्रा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि भारत और जापान ने 13 बड़े समझौते किए हैं। इन समझौतों में चंद्रयान 5 मिशन और बुलेट ट्रेन तमाम सारे समझौते हैं और 10 वर्षों में 6 लाख करोड़ के निवेश का भी मामला शामिल है। तो सर, ये कैसे देखते हैं, क्या संदेश है इसके? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच के रिलेशनशिप और भारत और जापान के या भारत और चीन के बीच में या भारत और रूस और दूसरे देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं, वो अगर हम उसकी भी बात ना करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का एक टारगेट अपने लिए, अपने देशवासियों के लिए रखा है कि हम जब अपनी आज़ादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने होंगे। और किसी की लकीर छोटी करके नहीं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, हमें अपनी लकीर लंबी खींचनी है। हमें ये नहीं है कि हम किसी की लकीर छोटी करके और अपनी लकीर को लंबी करेंगे, पर हम खुद मुख्तियार होंगे, आत्मनिर्भर होंगे हर तरीके से। और जब मैं हर तरीके से की बात कर रहा हूँ तो वो चाहे आपका रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे जो भी उपकरण हैं जो हम अलग अलग देशों से आयात करते रहे हैं, या जो टेक्निक है, या जो दूसरे तमाम क्षेत्र हैं जिसमें हम आयात पर ज़्यादा निर्भर रहे हैं और हमारे खुद के उन क्षेत्रों में उतने उत्पादन नहीं थे, तो उनका ध्येय, उनका हेतु बिल्कुल स्पष्ट है। और इसके लिए जिन जिन देशों से जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जहाँ से हमें मिल सकती है, हमारी शर्तों पे हमें मिल सकती है, या जिन जिन क्षेत्रों में हम ये महसूस करते हैं कि हमें दूसरे हमसे आगे निकल चुके देशों की मदद की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, तकनीक की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, वहाँ से वो हम ले रहे हैं। इसी तरीके से जापान के साथ जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, उनमें एक है कि चंद्रयान 5 हम जापान के ही रॉकेट से लॉन्च करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड डील नहीं हुई है या नहीं हो रही है, या उसमें कुछ पेचीदगियां हैं या किसी तरह के प्रेशर हैं जिनको हम मानने को तैयार नहीं हैं। तो केवल एक आयाम है जहां पर हमारे रिश्ते ठहर जाएंगे। हम बहुआयामी रिश्ते रखते हैं अमेरिका के साथ भी, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग चल रहा है, सहयोग जारी रहेगा। तो हमें एक्चुअल में इसको वर्गीकृत करना पड़ेगा कि ट्रेड एक वर्ग हो गया, रक्षा के क्षेत्र में जो हमारा रिश्ता है अमेरिका के साथ वो दूसरा खांचा हो गया, अंतरिक्ष है, दूसरे विज्ञान है, टेक्निक है, वो अलग हो गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे रिश्ते हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह की इधर अवांछित डायलॉगबाजी हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से भी, उनके 3 सलाहकार, एक वाइट हाउस के सलाहकार हैं, एक इनके आर्थिक सलाहकार हैं, और एक इनके वित्त मंत्री हैं बेसेंट, पीटर नवारो बेसेंट, और एक जो इनके व्हाइट हाउस के इनके सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार, उनकी तरफ से। और काफ़ी जिसको कहते हैं कि आपत्तिजनक टिप्पणियां हुई हैं। तो ऐसे में खुद डोनाल्ड ट्रंप को ये तय करना पड़ेगा
कि वो भारत के साथ करना चाहते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप की क्वाड से रिलेटेड बैठक होने वाली थी जी। वो उन्होंने रद्द की है नई दिल्ली की। तो ओके। ये सारे संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि जिनसे पता चलता है कि ट्रंप जो हैं वो हर हालत में वो चाहते हैं कि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलें, हम अपना जो डेयरी का सेक्टर है जिसको वो चाह रहे थे कि हम उनके लिए वो खोलें, तो वो सब तो संभव नहीं है। वो प्रधानमंत्री ने भी, हमारे रक्षा मंत्री ने भी, विदेश मंत्री ने भी, सबने बता दिया है कि भाई अमेरिका थोड़ा सा अगर ऊंचा सुनता है तो अपने कान साफ करवाए, और हम पे आप किसी भी तरह के ऐसे दबाव नहीं बना सकते जो हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हों, हमारे किसानों के खिलाफ हों, हमारे मछुआरों के खिलाफ हों, हमारे डेयरी उद्योग के खिलाफ हों। ऐसे क्षेत्र आप हमसे खुलवा नहीं सकते, जबरन नहीं खुलवा सकते। आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ने के संकेत दे चुके हैं, हम बढ़ चुके हैं। और हमने 40 देशों को एक तरीके से पहचान लिया है, उनके बड़े मार्केट को पहचान लिया है, जो हमारे वहाँ के वाणिज्य दूतावास हैं, जो हमारे उच्चायोग हैं, जो हमारे दूसरे दूतावास हैं, वो सक्रिय मोड में हैं। उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। 15 देशों के साथ हम मुक्त व्यापार समझौते ऑलरेडी कर चुके हैं या करने की स्थिति में हैं, और बाकी से भी हम अगले कुछ महीनों में, 6 महीने के भीतर हम ये कर लेंगे। जितनी वस्तुओं का निर्यात हमारा अमेरिका को होता था, जिन पर ये 50% की इनकी सनक की वजह से जो टैरिफ इन्होंने लगाया है, उससे जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, और जो हमारे उत्पादक हैं उनकी रोजी रोटी, और जो दूसरे मजदूर वहाँ काम कर रहे थे उनकी रोजी रोटी पर जो प्रभाव पड़ा है वो आंशिक रहने वाला है, क्योंकि अब भारत में एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं जो एक्चुअल में किसी भी तरीके से किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं, और जब भी संकट खड़ा होता है तो वो उस संकट का समाधान खोजने के लिए दिन रात मिशन मोड में लग जाते हैं। तो ये जो जापान के साथ जितने हमारे समझौते हुए हैं, या आने वाले दिनों में उनकी जितनी भी जिन जिन देशों की यात्राएं होंगी, या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की होंगी, या हमारे विदेश मंत्री की होंगी, रक्षा मंत्री की होंगी, उनमें आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों के साथ हमारे उसी हेतु को साधने के लिए जो हमें थोड़ा बहुत झटका लगा है अमेरिका से, उसको पूरा करने की दिशा में बहुत तेज गति से हम लोग बढ़ेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन विजिट का सवाल है, तो 2018 के बाद उनकी अब ये 6-7 साल बाद विजिट हो रही है, और हम जानते हैं कि गलवान घाटी में एक घटना हुई थी जिसमें हमारे भी एक ऑफिसर और कुल मिलाकर के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। चीन के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, जिनके बारे में वो खुलासा नहीं करते हैं, उनकी अपनी नीति रणनीति है, लेकिन सब जानते हैं कि 40-45 मिनिमम और मैक्सिमम 100 के आसपास उनके सैनिक भी हताहत हुए थे। और 4-4.5 साल तक भारत की सेना और चीन की सेना, वो दोनों पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई पर आमने सामने खड़ी थी, स्टैंड ऑफ की मुद्रा थी। 50-60 हजार सैनिक इधर थे, 50-60 हजार सैनिक उधर थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपना एक तौर तरीका है कि सामने वाले को ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना कि ये एक बदला हुआ भारत है, आप किसी को डरा धमका करके किसी तरीके से, और हमें ना तो ब्लैकमेल कर सकते हैं, ना हमें आप झुका सकते हैं। तो जैसे अभी अमेरिका को बताया गया है, ऐसे ही 4-4.5 साल तक चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़े होकर के सीमा पर बताया कि हमें 1962 का भारत समझने की भूल मत कर लेना। और अब चीन को तो वैसे ही आंखें हो गई है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जी, और जी। हमने बिना ज्यादा जोर लगाए या बिना
हमारे सैनिकों की क्षति हुए, बिना हमारे विमानों के गिरे हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। और वो 4 दिन की हमारी कार्रवाई में ही त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठा और उसने कहा कि जान बख्शिए, बहुत हो गया, हमारा बहुत नुकसान हो चुका और हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया वो। तो चीन को पता है कि अब हमारे पास तकनीक कैसी है, चीन को पता है कि हमारे पास मिसाइलें किस तरह की हैं, या हमारे पास जो बाकी का सिस्टम है और जो युद्ध की परंपरागत जो एक तकनीक थी उसको हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अब हमारे पास अग्नि 5 अभी हमने एक टेस्ट किया है जो 5,500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को भेदने की क्षमता रखती है। तो ये सारी चीजें, चीन का कोई हिस्सा बचा नहीं है जो हमारे रेंज में ना हो, अग्नि 5 की रेंज में ना हो। तो चीन भी समझता है कि भाई अगर ट्रेड ही करना है तो फिर ये झगड़े टंटे का कोई फायदा नहीं है। पहले ही उसके बहुत सारे ऐप जो हैं वो हम बंद कर चुके, बहुत सारे क्षेत्रों में उसके रास्ते बंद कर चुके। एप्पल समेत कई इंडस्ट्री जो है वो चीन छोड़ करके या तो वियतनाम चली गई या भारत आ गई है। तो चीन समझ चुका है कि इस भारत को नहीं रोका जा सकता, इस भारत का मुकाबला किया नहीं जा सकता और 62 की तरह इसको हराया नहीं जा सकता। कुछ देशों के बिगड़ैल लोगों को जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। वो भी अगले कुछ समय में आ जाएगा, आ जाना चाहिए था, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारी जो दुनिया में इकोनॉमी की पोजीशन थी वो 11 से अब 4th पर तो आ गई है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम अगले कुछ ही सालों में बनने वाले हैं। और जो अर्थवेत्ता हैं उनका कहना ये है कि 1938 वो साल हो सकता है जब हम अमेरिका को भी कुछ पैरामीटर्स में पीछे छोड़ दें। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट हैं और इनको ही रोकने के लिए एक्चुअल में अमेरिका हो या जो दूसरे देश हों, वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि भारत जो एक इमर्जिंग पावर है इसको किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन जो साजिशें हैं वो चाहे डीप स्टेट की हों, जॉर्ज सोरोस की हों, उनके टट्टुओं की हो, वो रुकने वाली है नहीं। और जितनी भी आप कोशिश करेंगे मुंह की खाएंगे, एक्सपोज होंगे। जितने सांप, जितने बिच्छू, जितने जहरीले दूसरे जंतु, वो सब धीरे धीरे, क्योंकि बिलों में अब मट्ठा डाला जा रहा है, तो वो बिलों से बाहर निकलेंगे, उनकी पहचान हो जाएगी, उनको मारना, उनको निष्प्रभावी करना बहुत आसान हो जाएगा। भारतीय जो आपके रक्षा सुरक्षा संस्थान हैं, एजेंसियां हैं और जांच एजेंसियां हैं, तो भारत जो है वो आंखें खोल करके आगे बढ़ रहा है। लेट अस सी। चीन की यात्रा पर सबकी निगाहें हैं, केवल जी, हमारी नहीं है, दुनिया भर की और अमेरिका की भी निगाहें। बिल्कुल। सर, ट्रंप जो खुद को शांति दूत कह रहे थे और अब उनकी चिंता ये है क्योंकि जेलेंस्की और मोदी की टेलीफोन पे बात हुई है। ये ट्वीट देखिए आप स्क्रीन पे। क्योंकि टैरिफ लगा करके ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो पता नहीं क्या खुदा बन गए हैं। अब इस बातचीत से जो जेलेंस्की की बात हुई है मोदी जी से, उससे कुछ सीन बदलेगा, मोदी जी का रुतबा बढ़ेगा, जो ट्रंप चाह रहा था। देखिए, बात ये है कि ट्रंप ने तो प्रयास करके देख लिया और वो जिस तरह के प्रयास कर रहे थे उसमें उनके अपने आर्थिक हित निहित थे। जैसे वो जब फरवरी में जेलेंस्की व्हाइट हाउस गए थे तो हमने देखा था कि वहां पर क्या सीन क्रिएट हुआ था। वो किस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे एक राष्ट्र के प्रमुख को, एक राष्ट्रपति को। और उस समय जेलेंस्की भी हत्ते से उखड़ गए थे, क्योंकि आप अगर उनका पक्ष ही सुनने को तैयार नहीं हैं और आप उनको झिड़क रहे हैं या रिलेशनशिप है वो चलती नहीं है।
आपको दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा, तो तभी आपको सम्मान देगा। तो उस समय वो व्हाइट हाउस छोड़ करके चले गए थे और देश छोड़ करके भी चले गए थे। उनका विमान सीधा लैंड किया था लंदन में, और स्टारमर से उनकी मुलाकात हुई, और वहीं से उन्होंने बाकी के यूरोपियन कंट्री के जो प्रमुख थे उन सब से बातचीत की। और फिर ये तय हुआ कि भाई जो कुछ व्हाइट हाउस में हुआ है उसको मिनिमाइज किया जाए, चीज़ों को समझा जाए, संभाला जाए। इसके बावजूद कि ट्रंप की ही गलती थी और गलत व्यवहार उन्होंने किया था, और अकेले जेलेंस्की के साथ नहीं, अफ्रीकन जब राष्ट्रपति वहां पहुंचे थे तो उनको भी दबाने की कोशिश की गई थी, और पता नहीं कौन से देश के उन्होंने चित्र और वीडियो दिखा करके उनको शर्मिंदा करने की कोशिश की थी कि आपके यहाँ तो जो वाइट किसान हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, क्रूरता हो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, मेरा ही देश है और मेरे देश के बारे में बता रहे हैं। तो मैं जाकर के जरा बात करूंगा, देखूंगा कि भाई कहाँ के चित्र और कहाँ के वीडियो आपके पास आ गए। बाद में पता लगा कि किसी युगांडा के या किसी दूसरे देश के थे वो। तो खुद इनको पता नहीं होता है कि ये कौन से देश के चित्र लिए बैठे हैं, वीडियो लिए बैठे हैं, और इनको ये भी पता नहीं होता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक अजीब सी तुनक मिजाजी में है, या एक अहंकार उनके दिमाग पर है, या वो सोच रहे हैं कि वो इस दुनिया के शहंशाह है, हर एक के साथ आप कोड़ा फटकार करके बात कर सकते हैं और किसी के ऊपर भी आप हंटर चला सकते हैं। तो ये चीज़ें अब चलेंगी नहीं। वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है, इकोनॉमिकली भी और वैसे भी। अगर हम देखें इकोनॉमी की, अगर हम बात करें जीडीपी की, अगर बात करें तो अमेरिका की इकोनॉमी इस समय जो जीडीपी है वो 1.65 के मामूली से उसमें चल रही है। भारत की 7.8 है। दुनिया का कोई देश हमारे आसपास भी नहीं है, कोई आसपास भी नहीं है। जो पहली तिमाही के आंकड़े आए हैं वो 7.8 ग्रोथ रेट के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। तो जेलेंस्की की जो बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है उसका कुल मिलाकर के सार ये है कि जो अभी यूरोपियन कंट्रीज के, नाटो देशों के और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट और नाटो के महासचिव की भेंट हुई थी और जेलेंस्की को भी बुलाया गया था, तो व्हाइट हाउस में जो चर्चा हुई, जो बातचीत हुई, जो फार्मूला पेश किया गया, और फार्मूला भी क्या है, कोई दवा छिपा तो है नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि भाई अब हम और यूक्रेन और रूस के युद्ध पर अपनी तरफ से ज़्यादा इसमें पैसे खर्च नहीं कर सकते। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि हम तो बर्बाद हो गए तुम्हें हथियार देते हुए मुफ्त के, तो अब नाटो देश इसका खर्चा उठाए। यानी पहले तो उन पर यह दबाव डाला था कि आप अपना जो रक्षा बजट है वो 2% से बढ़ा करके 5% करिए। इसके लिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्री तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में चलो वो तैयार हो गए। अब ट्रंप चाहते हैं कि जो 5% मैंने रक्षा बजट करवाया है तो उसका एक बड़ा हिस्सा यूएस को मिलना शुरू होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब हम ये जेलेंस्की को, यूक्रेन को मुफ्त में हथियार नहीं देंगे रूस का मुकाबला करने के लिए। नाटो देश जो हैं वो हथियार खरीदें हमसे और वो अब यूक्रेन को दें। तो अब जो नाटो देश है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो भी भाग रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा तो वैसे ही भट्टा बैठा हुआ, दम निकला हुआ है, हम कहाँ से इतने पैसों के हथियार खरीदेंगे और फिर यूक्रेन को दान करेंगे। तो जेलेंस्की के समझ में ये बात आ गई है कि ये मुझे फंसा दिया इन लोगों ने रूस के युद्ध में। जैसे एक गली का कोई बहुत शाना बदमाश किसी छोटे मोटे हल्के से आदमी को कहे कि तू इससे दूसरे गुंडे से भिड़ जा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं ना। और जैसे ही वो भिड़ता है और उसकी कुटाई पिटाई शुरू होती है तो वो जो चालाक बदमाश है वो निकल भागता है वहां से कि भाई अब मैं क्या करूंगा इसका। तो वही अमेरिका ने किया है, इनको भिड़ा दिया रूस के साथ में। अब रूस रोजाना पिटाई कर रहा है, उसके 4 बड़े शहरों और क्षेत्रों पर वो कब्जा कर चुका है, उनके लोग मर रहे हैं, उनकी बिल्डिंगें खल्लास हो रही हैं। तो अब इसकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देर से ही सही, लेकिन समझ में आ गया है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ
अपने हित देख रहा है कि उसके हथियार बिकें तो कैसे बिकें। अगर यूक्रेन के पास अब पैसा नहीं बचा है तो नेटो देशों को लपेट रहा है कि तुम अपना रक्षा बजट बढ़ाओ, यूक्रेन के लिए पैसा जो है वो हमें दो और हम तुम्हें हथियार बेचेंगे, तुम वो हथियार फिर यूक्रेन को दो ताकि वो रूस से लड़ सके। तो थक चुके हैं, 3 साल से ज्यादा हो गया है इस युद्ध को। पुतिन भी कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। अलास्का में जो मीटिंग हुई है वो निष्फल रही है, उसका कोई अर्थ हुआ नहीं। वहां भी अजीबोगरीब हरकतें देखने को मिली। अब जेलेंस्की चाहते हैं, अलास्का से लौटने के बाद पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी, उनको सारी चीजें बताई थी। फिर जेलेंस्की का फोन आया था और मोदी जी को उन्होंने भी ब्रीफ किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिवार को जब मोदी जी लैंड किए चीन में तो जेलेंस्की की तरफ से फोन आया और उन्होंने कहा कि चूंकि एससीओ समिट में आप पहुंचे हैं और यहाँ सभी की आपस में मुलाकात होनी है और मेरी जानकारी है कि 1 सितंबर को बायलैटरल टॉक भी आपकी होने वाली है राष्ट्रपति पुतिन के साथ में, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस युद्ध के बारे में, इसका क्या हल हो सकता है, क्या हल निकल सकता है, इसके बारे में सीरियसली बात करें, पुतिन से बात करें। यानी व्हाइट हाउस अमेरिका के प्रेसिडेंट और कॉलर खड़े करके सब पर हंटर चलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप से अब उनका मोहभंग हो चुका है और उनकी उम्मीद अब मोदी जी से लगी हुई है कि मोदी जी अगर बीच में पड़ जाएंगे तो एक सम्मानजनक रास्ता निकल आएगा। और सब जानते हैं राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं, ये भी सबको पता है, ये जेलेंस्की को भी पता है, उनके रणनीतिकारों को, उनकी रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियों को भी पता है। मसला इतना है कि 4 बड़े शहर और क्षेत्र इस समय रूस के कब्जे में हैं। उनमें से 2 ऐसे हैं जहां पर रूसी बोलने वाले हैं और जिनके साथ यूक्रेन में भी हमेशा कोई अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि ये इलाके अगर हमारे ही साथ रहें, और वो छोड़ेंगे भी नहीं, चाहे ट्रंप हो या मोदी हो, कोई भी हो, जो इलाके उन्होंने जीत लिए हैं वो छोड़ने वाले हैं नहीं। तो उनका कहना ये है कि हम इन 2 क्षेत्रों को, तो जो एक बफर जोन के रूप में भी काम करेंगे नेटो और रूस के बीच में, तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। जो बाकी के 2 इलाके हैं, आपका खरसोन इलाका है, एक दूसरा है, उसको हम छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। तो जेलेंस्की ऑलरेडी बहुत मार खा चुके हैं, बहुत नुकसान कर चुके हैं, पूरा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो चाहते हैं कि इस युद्ध से किसी तरीके से निकला जाए। वो चाहते एक्चुअल में ये हैं कि आगे के लिए एक सुरक्षा की गारंटी हमें मिल जाए कि फिर से रूस की तरफ से किसी तरह की कोई हमला या इस तरह का नहीं होगा और फिर बाद में ऐसा ना हो कि 2, 4, 10, 5 साल बाद फिर से रूस जो है उसके बाकी इलाकों को भी हड़पने के लिए वार कर दे, युद्ध कर दे। तो मोदी जी के जिस तरीके के रिश्ते हैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ में, और वो भरोसे वाले रिश्ते हैं, वो केवल व्यापारिक या सामरिक या दूसरे रिश्ते नहीं हैं, एक बहुत आजमाया हुआ रिश्ता दोनों देशों का आपस में है। तो जेलेंस्की को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मोदी ही वो शख्सियत हैं जो इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो लेटेस्ट सी देखते हैं क्या होने वाला है, लेकिन पुतिन पहुंचने वाले हैं और उससे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की का फोन आया है प्रधानमंत्री के पास। अब पुतिन के साथ जब अलग से बातचीत होगी, बायलैटरल टॉक होंगी, तो रीजनल और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी, रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में भी चर्चा होगी और जेलेंस्की क्या चाहते हैं ये भी वो राष्ट्रपति पुतिन के सामने रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हर देश को, हर ताकत को, हर उभरती हुई ताकत को दबाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप, उसमें अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी एक बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है। तो फिर से अगर चीन और भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं और इसमें अगर ये तीनों मिल करके
रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवा देते हैं, कोई सम्मानजनक समझौता करा देते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन काम कोई हो नहीं सकता। और ट्रंप को शर्मिंदगी दिखाने वाला एक रास्ता भी ये लोग खोजेंगे। और मुझे तो एक्चुअल में दया भी आती है ट्रंप पर। वो चाह रहे थे कि अगर ये युद्ध रुक जाए किसी तरीके से मुझे शांति का नोबेल मिल जाएगा, जी, पर जी। मुझे नहीं लगता कि अब नोबेल मिलेगा। मोदी जी और राष्ट्रपति पुतिन उनसे ये अवसर भी छीनने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लग रहा है। सर, अमेरिका को ये डर भी ज़रूर होगा कि भारत अब कोई चीन से भी बड़ी डील ना कर दे, क्योंकि उनकी नज़रें लगी हुई हैं कि चीन और भारत के बीच में क्या समझौता होने जा रहा है। और देखिए, अगर चीन भारत का साथ देता है, तो एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे में क्या फिर ये जो टैरिफ लगा है, इस पे ट्रंप झुकेंगे क्या? क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ कर चुके हैं वो। नहीं, मेरा कहना ये है कि वो टैरिफ का झुनझुना वहाँ व्हाइट हाउस की छत पर चढ़ करके बजाते रहे। भारत पर उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। भारत जितना इस समय एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, उसका केवल 2% हम लोग अमेरिका के साथ करते हैं। उस 2% में भी ऑलरेडी करीब करीब 60% एग्जेम्प्ट है। 40% पे आप समझ लीजिए कि 50% का टैरिफ है। वो जो 40% है, उसके लिए हम 40 देशों की पहचान कर चुके हैं। हमारे जितने महावाणिज्य दूतावास हैं, हमारे दूतावास हैं, उच्चायोग हैं, वो उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। वो 40% सामान जाना शुरू हो जाएगा उन देशों में। ऑलरेडी रसिया की तरफ से ये कहा जा चुका है कि जितना सामान आप अमेरिका को भेजते थे, वो हम आपसे खरीदने को तैयार हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियों में ये रूस के लिए भी फेयर नहीं होगा और एक अस्थायी उपाय नहीं होगा भारत के लिए भी, और ये कोई सम्मानजनक चीज़ नहीं होती है। तो भारत ये चाह रहा है कि एक अस्थायी बंदोबस्त हो, और जो 40 देश जिनमें हम अपनी चीज़ें भेज सकते हैं और वहाँ से पेमेंट आ सकता है, तो हमारे जो उत्पादक हैं, हमारे जो अलग अलग क्षेत्र सेक्टर के लोग हैं जो इससे पीड़ित हो रहे हैं, उनका एक अस्थायी बंदोबस्त हो जाएगा। और चीन के विदेश मंत्री भी जब यहाँ आए थे दिल्ली, वांग यी, तो उन्होंने भी कहा था कि भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चीन आपके साथ खड़ा है और आपकी संप्रभुता के ऊपर अगर किसी भी तरह से कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो हम आपकी चिंता में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन चीन के साथ चूंकि हमारा अनुभव व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन दूसरे जो आयाम हैं वो ठीक नहीं है, तो हम बहुत सोच समझ करके और सतर्कता के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अभी भी एससीओ समिट में जरूर गए हैं प्रधानमंत्री, लेकिन हमें पता है कि हमें चीन से कैसे डील करनी है। और चीन से हम जो व्यापार के क्षेत्र में भी जो रिश्ता एक हमारा है, वो है, उसकी अमेरिका के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ या दूसरे देशों के साथ हम तुलना कर भी नहीं सकते हैं। चीन के साथ हमारा एक अलग ही रिश्ता है और इन देशों के साथ अलग रिश्ता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे समय देने के लिए और मेरे शो के लिए समय देने के लिए। आपने मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी। सर, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।